वेलकम बैक बच्चों। फिज़िक्स के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, बेसिक मैथमेटिक्स का, और ये डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन जो है वो आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। इसका भी मैं बता रहा था कि यूज़ है, अपने को इसकी ज़रूरत पड़ती है फिज़िक्स में। इंटीग्रेशन का डिनोशन मैं बता रहा था कि इसको डिनोट ऐसे करते हैं, वाई डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको अभी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि जो क्लास 11 के बच्चे हैं, जो अभी अभी क्लास 11th में इंटर किए हैं, वो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें कि हाँ वो क्लास 11th में है, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे हैं जो हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ताकि मैं इसे कंटिन्यू करूं या तो फिर मैं इसे ब्रेक दूं। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं डिसीज़न लूँगा। तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें। तो जो बच्चे क्लास 11th में अभी इंटर हुए हैं वो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें। ठीक है। दूसरा बात, आगे बढ़ने से पहले आज थोड़ा सा बुक्स पे डिस्कस करना चाहूँगा कि कौन सी किताबें आपको फॉलो करनी है। ये पोर्शन रह गया था। तो देखिए, किताबें तो ढेर सारी हैं। ठीक है, कौन सा फॉलो करना है? तो ये कुछ यूनिवर्सल किताबें हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उसमें एक आता है एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी हुआ आपका। ठीक है, फिज़िक्स का क्लास 11th और क्लास 12th, ये आपको एक बार रीडिंग तो देना ही है। हालांकि फिज़िक्स का एनसीईआरटी उतना अच्छे लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी एक रीडिंग तो आपको देना ही चाहिए। और प्रॉब्लम्स को एक सरसरी नज़र से बस देख लेना चाहिए कि हाँ ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, एक आध दो बना लिया वैसा ही। लेकिन यहाँ मैंने देखी केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी मैंने फ़ोटो में लगा रखा है, और फिज़िक्स बायोलॉजी का भी। ये इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बहुत बढ़िया है। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और रटना है। मल्टीपल रीडिंग्स देनी है। जो किताब अच्छी होती है उसमें क्या करना पड़ता है अपने को, मल्टीपल रीडिंग देनी पड़ती है। ठीक है, तो वो फिज़िक्स में वो काम नहीं करना है, लेकिन केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में मल्टीपल रीडिंग। ठीक है, ये दोनों पोर्शन जो यहाँ है जो है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, मल्टीपल रीडिंग वाला पोर्शन होगा एनसीईआरटी का, क्योंकि बहुत अच्छा है। उसके बाद जो अगली किताब होगी वो फिज़िक्स की मल्टीपल रीडिंग वाली किताब होगी आपकी एससी वर्मा साहब की कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। पुरानी किताब है, मैं भी पढ़ता था अपने टाइम पे, आपको भी पढ़ना है। ठीक है, अच्छी किताब है, कॉन्सेप्ट बनता है, नाम भी है कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स। तो बढ़िया है, ये आपको मल्टीपल रीडिंग यहाँ पे इसको देना है। ठीक है ना, मल्टीपल रीडिंग आपको इस किताब को देना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लाइन बाय लाइन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको लाइन बाय लाइन चीज़ें समझ में ना आ जाए। तो ये एससी वर्मा आपके कॉन्सेप्ट के लिए हो गया। इसके प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, सॉल्व करना होगा आपको। ठीक है, लेकिन पहले इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, पहले अपन सॉल्व करेंगे एक और किताब, वो है ये अरिहंत की, अरिहंत की फ़िज़िक्स डीसी पांडे की। ठीक है, पहले इसका लेवल बहुत बढ़िया हुआ करता था। जब मैं जेई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तब उस समय इसकी लेवल बहुत अच्छी थी, और ये प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट था। ठीक है, लास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें रहते थे, तो आपको अलग से पीवाईक्यू देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। दिस वाज मोर देन इनफ। लेकिन अभी जब से जेई मेंस और एडवांस हुआ है, ये किताब पूरा बढ़िया से खुद को अडेप्ट नहीं कर पाया है। ठीक है, तो फिर भी ये आपको अभी भी बढ़िया किताब है, इसको सॉल्व करना ही है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, और इसके पूरे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे फुल। ठीक है, इसके अलावा आप लोग सेनगेज भी देख सकते हो। हमारे टाइम पे सेनगेज नहीं थी, लेकिन अभी सेनगेज है मार्केट में, और इसके भी बहुत सारे वर्जन हैं। तो जेई एडवांस वाला वर्जन आप लोग लोगे। ठीक है, मेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी पढ़ो। जेई मेंस के जो क्वेश्चंस हैं फिज़िक्स के, बहुत ही लो लेवल के हैं। मैंने तो मोर देन 100 क्वेश्चंस जो हैं वो शॉर्ट्स में ही बना रखे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मेंस के लिए आपको ज़्यादा चिंता करनी नहीं है फिज़िक्स में। ठीक है, मेंस के पीवाईक्यू आप बना लेना जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन या टिक लगाने के लिए, लेकिन मेन पीवाईक्यू जो है ना, आपको बनाना है एडवांस का।
यहाँ फोकस होना चाहिए। ठीक है, मेंस का लेवल बहुत लो है, लो लेवल है ये। मेन आपको फोकस रखना है PYQ एडवांस पे। ठीक है, और एडवांस के क्वेश्चन पे जो DC पांडे में थोड़ा बहुत मिलेंगे, चाहे तो आप सेनगेज से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर और दूसरी किताबों से भी पढ़ सकते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस। अब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है, थ्योरी तो आपका हो गया, सब हो गया, बेसिक हो गया। सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, चाहे तो इरोडोव से। इरोडोव एक अच्छी किताब है, जेई एडवांस के अच्छे क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे, या सेनगेज से ले लीजिए, या कुछ मटेरियल्स यूज़ कर लीजिए, है ना, बहुत सारे मार्केट में मटेरियल हैं। ठीक है, आपका चाहे तो फिजिक्स वल्ला हो गया, या फिटजी हो गया, ठीक है, कोटा हो गया, एलन हो गया, तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आप सॉल्व कर सकते हो। इतना सब कर लेने के बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मोटा मोटी बेसिक हो गया अपना। एक बार इसको फिर से लिख दूँ, NCERT है, ठीक है, SC वर्मा हो गया, DC पांडे हो गया, ये अपना मेन है। ठीक है, फर्स्ट लाइन पे ही इसको एक बार पढ़ना है, ज़्यादा बार बार नहीं। इसको मल्टीपल रीडिंग देनी है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है बढ़िया से। इसको सॉल्व करने के बाद फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, या साथ साथ सॉल्व करेंगे, जैसा भी हो। उसके बाद फिर इरोडोव वगैरह हो गया, या फिर और कहीं से क्वेश्चन अपन देखेंगे। ये मोटा मोटी अपना बुक का रहेगा। और इन सब के साथ साथ आपको PYQ देखने हैं, खासकर एडवांस का। मेंस का भी देखना है, लेकिन एडवांस पे फोकस रखना है, वो छूटना नहीं चाहिए। अगर कुछ छूट रहा है मान लीजिए, तो मेंस का PYQ छूट जाए, एडवांस का PYQ नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अब अपन इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले मैं पहले एक समेशन बताता हूँ जो आप पढ़ के आ चुके हो। 1 + 2 + 3 + n, ये क्या होता है? ये होता है n × n + 1/2, है ना। ये आप पढ़ के आ रहे हो। इसको मैं थोड़ा हिस्टोग्राम से अगर दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा? ठीक है, ये 0 था, ये 1 था। 1 पे मैं 1 लेंथ का y लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ, और ये 1 रखता हूँ मैं, ये गैप, और ये 2 है। तो ये 1 जो है वो बेसिकली इसका एरिया है ना। 2 पे फिर मैं, ये 1 था, 2 पे फिर मैं 2 तक चला जाता हूँ, और ये एक जंप लेके ये 3 हो गया। तो ये जो एरिया है 2 × ये लेंथ 1, ये इसका एरिया है। 2 हाइट, लेंथ 1, है ना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। उसी तरह 3 पे मैं 3 चला जाता हूँ, और ये, तो ये एरिया क्या हो गया? 3 है, ठीक है, ये 2 है, ये 1 है, ये इसका एरिया है। उसी तरह डॉट 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 n पे मैं n वाला बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये 1 + 2 + 3 + n क्या हो गया? ऐसे ऐसे n हिस्टोग्राम्स के, ऐसे ऐसे n रेक्टेंगल्स का एरिया हो गया। ठीक है, अब मैं इसके टिप को मिला देता हूँ। 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, है ना, 4 था, ये टिप मैंने मिला दिया। ठीक है, तो ये एक लाइन हो गया y = x, और इसमें मैंने छोटा छोटा कंपार्टमेंट बना के, देख रहे हो आप, एक तरह से एरिया निकाला है। ठीक है, लेकिन ये एरिया अंडर दिस लाइन अभी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ ये वाला पोर्शन अभी छूट गया है। ये जो रेड में मैं बना रहा हूँ, इसका एरिया अभी मैंने नहीं जोड़ा है ना, ये छूटा हुआ है, इसीलिए ये अभी एरिया अंडर दिस लाइन y = x नहीं हुआ है। ठीक है, ये x है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, ये 2 था। ठीक है, तो मेरा जो समेशन i = 1 to n, ये जो है, जो ये होता है, ये क्या है? इस हिस्टोग्राम का एरिया है, और ये अभी एरिया y = x के अंडर का एरिया नहीं निकला है। लेकिन समेशन क्या है? एक तरह से मोटा मोटी एक रफ़ एरिया बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने अज्यूम करने बोला था कि 1 × 1 है, 2 × 1 है, 3 × 1 है। एक छोटा सा अज्यूम करके चलिए कि × 1 है, जो ये वाला ब्रेड्थ है। ठीक है, लेकिन अगर इसी 1 को मैं, जो ये जो गैप 1 का ले रहे हैं, इसको मैं बहुत छोटा ले लूँ, 1 × dx कर दूँ, एक
पतला सा लाइन ले लूँ, फिर एक पतला सा लाइन ले लूँ, समझ रहे हो ना? मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ। अगले पन्ने में मैं एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा सेगमेंट लेके बनाता हूँ कि ये अपना लाइन था, क्या था ये, y इज़ इक्वल्स टू एक्स, और ये 0 से मान के चलिए 1 तक गए, और 1 पे फिर मैंने 1 लेंथ का एक और 1 चौड़ाई का एक रेक्टेंगल बनाया था, और इसका एरिया मैं लिख रहा था 1 × 2, और वो कर रहा था। फिर अगला 2 पे मैं 2 पे जा रहा था। अभी 2 की बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ नोटिस कीजिए कि 1 पे जो अपन रेक्टेंगल बना रहे थे, इसका विड्थ क्या था, 1 था, यानी ये चौड़ा था। लेकिन इसका विड्थ अगर घटाते 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 मैं बहुत छोटा कर दूँ, ये वाली चीज़ को मैं यहाँ ले आऊँ, बहुत छोटा, 1 × dx कर दूँ, ठीक है ना? तो एरिया क्या हो जाएगा, ये 1 लेंथ हो गया, dx इसकी विड्थ हो गई, तो एरिया इस सेगमेंट का होगा, है ना? और ऐसे ही मैं बढ़ता जा रहा हूँ, फिर इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ जाता हूँ, dx लेंथ पे 1 + dx की दूरी पे dx लेंथ का लेता हूँ मैं, ठीक है? यानी किसी x दूरी पे, मान लीजिए x था यहाँ पे, किसी x पॉइंट पे अपन ने जो है यहाँ x हो गया, यहाँ पे dx विड्थ का मैं एक सेगमेंट बनाता हूँ, ठीक है? ये हो गया, और इसका एरिया निकालता हूँ। ये क्या हो जाएगा, x विड्थ पे ये हाइट क्या होगी, yx, है ना? ये लेंथ इसका जो होगा y होगा इंटू dx, ये क्या हो गया, ये वाला एरिया, और इसको मैं जोड़ देता हूँ पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्या दे देगा मुझे, ये पूरा एरिया दे देगा। अब कुछ मिस नहीं हो रहा है, क्योंकि अपन बहुत छोटा छोटा ले रहे हैं। dx इज़ इन्फाइनाइटली स्मॉल, ज़ीरो ही है, ज़ीरो से जो अगला स्टेप होगा वो dx है, तो ये क्या होगा, कुछ एरिया छूटने नहीं देगा, ठीक है ना? मतलब समझ लीजिए कि अगर एरिया को डिस्क्रीट माने, तो जो सबसे छोटी विड्थ हो सकती है, मतलब उससे छोटा आप काट ही नहीं सकते। एक एटम का विड्थ हो गया वहाँ पे, उससे छोटा क्या होगा? जब एरिया आप एक्चुअली निकालना चाहोगे तो आप एक एटम का ही विड्थ तो लोगे, उससे कम क्या लोगे? तो वो अपन ले चुके हैं। तो ये पूरा जब इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जब पूरा जोड़ देंगे, यहाँ से लेके मान लीजिए 1 से लेके n तक, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 1 to n, या 0 से n तक, तो ये एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 से n पॉइंट तक हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जब इस तरह के फॉर्म में आता है, जो आपको हर पॉइंट, कितने पॉइंट से इन्फानाइट ऐसे ऐसे एरियाज जोड़ने हैं, तब वहाँ समेशन नहीं यूज़ करते हैं। वहाँ क्या यूज़ करते हैं, समेशन उसके लिए आता है जहाँ पे डिस्क्रीट्स जोड़ते हैं, लेकिन जहाँ पे कंटिन्यूस जोड़ना है वहाँ ये इंटीग्रेशन बन जाता है साइन, और यहाँ लिमिट्स पुट होती है, अपने को 0 से लेकर n तक का ये काम करना है। तो ये होता है इंटीग्रेशन, और ये होता है एरिया अंडर दिस कर्व yx फ्रॉम 0 to n। ये है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। समेशन था तो डिस्क्रीट था, यही कंटिन्यूस कर दें, आई के बदले yx बन जाएगा, जो भी फंक्शन हो, ठीक है, इंटू dx जो स्मॉल सेगमेंट ले रहे हैं, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to n, तो ये क्या हो गया, एरिया अंडर द कर्व yx फ्रॉम 0 to n, और इसको बोलते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से n तक, ठीक है? ये लिमिट देना ज़रूरी है, तभी कुछ मीनिंगफुल वैल्यू देगा, अदरवाइज़ ये कुछ जनरल सा दे के रह जाएगा, ठीक है? तो ये होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ गया? इंटीग्रेशन जो है, अगर कोई भी y इन जनरल अगर दिया हुआ है, ये y है, और मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ y को, सपोज़ कीजिए x1 से x2 के बीच लिमिट देकर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जो वैल्यू देगा वो ये एरिया दे देगा, एरिया अंडर द कर्व, यानी इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 to x2 विल बी शेडेड एरिया, ठीक है? तो ये होता है इंटीग्रेशन का मतलब। अब इसके फॉर्मूले देख लीजिए, ये बिल्कुल उल्टा होता है dy/dx के, ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ठीक है, ये हो जाएगा x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस एक कांस्टेंट c, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है? यहाँ पे n 1 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं, तो ये 0 हो जाएगा और इन्फिनाइट चला जाएगा, अनडिफाइंड।
इसको बोलते हैं अपन इनडेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये जो x1 x2 था वो नहीं है। ठीक है, तो जब इंडेफिनेट इंटीग्रल होता है तो एक कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इस वाले चीज़ का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा xn। आप देख लो, इसका डिफरेंशिएशन में n+1 बाहर आएगा और ये एक पावर घट जाएगा तो ये xn हो गया, और c जो कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ f(x) अगर gx प्लस c है तो g डैक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। ये सिंपल है। ठीक है, उल्टा होता है बिल्कुल। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा, लॉन ऑफ x प्लस सी। ठीक है, लॉन मतलब लॉग ई एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ई एक्स अपन पढ़े थे फार्मूला, ये क्या होता है, इसका डी बाई डी एक्स अपन पढ़े थे, ये 1/x होता है, तो उसका उल्टा ये हो गया। उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, आप बताओ क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। क्यों, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो था वो माइनस साइन एक्स था, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आ गया, कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स जो होगा ये होगा साइन एक्स प्लस सी। क्यों, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो है वो क्या था, कॉस एक्स था। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। और फार्मूले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, ये क्या होगा, ई एक्स ही हो जाएगा प्लस सी, क्योंकि ई एक्स का डी बाई डी एक्स में बताया था, ये ई एक्स ही होता है। ठीक है, उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ, अपन सेक एक्स नहीं पढ़ेंगे, अपन सेक स्क्वायर एक्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स जो है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। टैन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसलिए अपन इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टैन एक्स फार्मूला याद करेंगे, मजबूरी है अपनी। कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्यों, क्योंकि कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स पढ़ेंगे, सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स। क्यों, क्योंकि सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये होता है सेक एक्स टैन एक्स। सेक एक्स टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज सेक एक्स इंटू टैन एक्स, इसलिए ये पढ़ेंगे। एक आखिरी फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ये माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा प्लस सी। क्यों, क्योंकि कॉसेक एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ये हो जाता है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, इसीलिए तो ये फार्मूले हो गए, जस्ट अपोजिट ऑफ डिफ्रेंसिएशन, तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा। ये हो गया आपका बेसिक मैथमेटिक्स एक तरह से ख़त्म। थोड़ा सा और पढ़ना है ग्राफ के बारे में, कुछ कुछ ग्राफ्स आप याद कर लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप वैसे ग्राफ्स बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो और कुछ तो पढ़ के आ चुके हो 10th में। y=mx का ग्राफ आपको पता ही है क्या होता है, y=mx का ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, x 0 पे y 0 है, और ये थीटा अगर है तो tan थीटा क्या है, इसका स्लोप है m, यानी tan थीटा इस लाइन का, ये लाइन का ग्राफ है ये, और इसका tan थीटा m होगा। यहीं y=mx प्लस c हो जाता तो क्या हो जाता, डिपेंडिंग अपॉन c और m, ये डिफाइन करता कि कैसे जा रहा है। मोटा मोटी ये वाला लेंथ c हो जाता, अगर c निगेटिव है तो यहाँ से जाता ऐसे, और m पॉजिटिव है तो ये एंगल क्या है, ये है लेस देन 90 है, अगर ये निगेटिव होता तो ग्रेटर देन 90 हो जाता। ठीक है, तो ये है y=mx प्लस c। ठीक है, ये दो ग्राफ हो गए।
और ग्राफ देखिए y इज़ इक्वल्स टू 1/x हाइपरबोला है। इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए, कभी कभी काम में आ सकता है। इसका ग्राफ देखिए y इक्वल्स टू 1/x है, यानी x अगर बहुत बड़ा वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/डिवाइड में, यानी y की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, यानी यहाँ कहीं आ जाएगा। और x जब बहुत छोटा ले लेंगे, यानी x मान लीजिए 0.00000001, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट साइड के ऊपर चला जाएगा, यानी बहुत बड़ा वैल्यू। यानी x अगर ज़ीरो के पास लोगे तो बहुत बड़ा वैल्यू, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, x अगर निगेटिव लोगे तो y निगेटिव होगा, यानी निगेटिव लोगे तो y निगेटिव होगा, और यही वाली चीज़ होगी वहाँ भी। x के बहुत बड़े निगेटिव वैल्यू पे y एकदम छोटा हो जाएगा, और ये ऐसा। तो ये है y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ। ये हाइपरबोला है आपका। ये आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th में, तो नो इश्यूज़। यहाँ बस ये देख लीजिए मोटा मोटी ये ग्राफ है इसका। ठीक है, एक होता है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक का, ये आप पढ़ के आ चुके हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अभी पढ़ना भी है। इसका ग्राफ ऐसा खुलता है, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो फ़र्क नहीं पड़ता, y हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि x का स्क्वायर हो गया है और ज़ीरो पे ज़ीरो है। यहाँ रिपीटिंग रूट्स है, x इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, एक ग्राफ और याद रखिए, y इज इक्वल्स टू ई की पावर x। ये ग्राफ आपका ऐसा होता है, ये बहुत तेज़ से ऊपर उठता है। ठीक है, ज़ीरो पे x इक्वल्स टू ज़ीरो पे ये वैल्यू 1 है, और x अगर बहुत निगेटिव वैल्यू है तो क्या 1/e की उतनी पावर हो जाएगी, यानी वैल्यू ज़ीरो के आसपास है। e आपका यूलर्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 2.72 के बराबर होती है। ठीक है, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी मैथ्स में, ये भी आप पढ़ोगे। ठीक है, वहीं अगर y इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स बनाना है, तो जब x के बदले पूरे इक्वेशन में माइनस एक्स कर दिया जाए तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लीजिए, यानी माइनस एक्स पर वो वैल्यू देगा, जब इसमें माइनस कुछ पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी ये वाली वैल्यू देगा, ये वाली जो पॉजिटिव में दे रहा था। यानी ये वाला ग्राफ अगर पॉजिटिव में ऐसा था तो इस वाले के लिए वही चीज़ अब निगेटिव में हो जाएगी, है ना, यहाँ पे आके मिलेगा और यहाँ पे फिर आगे जाके ऐसे ज़ीरो हो जाएगा। मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, सिंपल समझ में भी आ रहा होगा कि निगेटिव पे वो वैल्यू देगा जो पहले पॉजिटिव पे दे रहा था, यानी निगेटिव पे वो वैल्यू देगा जो पहले पॉजिटिव पे दे रहा था। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। तो ये मोटा मोटी ग्राफ हो गया, मैक्सिमा मिनिमा आपको बता ही दिया हूँ मैं। तो ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स ख़त्म हो गया, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो अपन और सीखते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये फिज़िक्स से इसका कोई लेना देना है नहीं, अपन सीखेंगे इसको। अब इंटीग्रेशन के एक दो एग्जांपल सॉल्व कर लिया जाए आगे बढ़ने से पहले। 3t² माइनस 2t dt, सपोज़ कीजिए इसको इंटीग्रेट करना है, ये एक फंक्शन था, कैसे करोगे? इसमें अगर इंटीग्रेशन ऑफ f प्लस जी एक्स डी एक्स है तो डी डी एक्स दोनों जगह चला जाएगा और अलग अलग अपन इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव लॉ। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे 3t² dt को, वहीं अगर ये माइनस होता तो ये माइनस हो जाता, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो गया 2t इंटू डी टी, ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन गया। उसके बाद ये 3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन वही रह गया t² dt माइनस 2 बाहर आ गया t dt। ठीक है, अब ये फार्मूला आप लगा दीजिए, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी ये क्या हो जाएगा 3 इंटू टी की पावर 2 प्लस 1 यानी क्यूब अपॉन 3, यानी वो 3 यहाँ कट जाएगा। उसी तरह 2 टी की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, ये 2 कट जाएगा प्लस कांस्टेंट, तो ये हो गया क्या t³ माइनस t² प्लस सी, ये होगा t³ माइनस t² प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है,
अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए dt अपॉन 6t-1 था, इसको इंटीग्रेट करो। आप फार्मूला क्या जानते हो, 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो जानते हो, log e ऑफ x। अब इस फॉर्मूले को भी आपको डब्बे के फॉर्म में देखना होगा कि यहाँ जो चीज़ है डब्बा, ये वही चीज़ है यहाँ, तो log e ऑफ वही चीज़ हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो चीज़ है ये वहाँ वो चीज़ नहीं है। तो इसको सिंपल आप करने के लिए ये कर सकते हो कि यहाँ 6 बार है, ये 1/6 डिवाइड में आ जाता है और log e 6t-1 हो जाता है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। ये होता है ऐसा क्यों, क्योंकि इसको आप इस तरह से आप चेंज करके इसका यूज़ करके बनाओगे तो वैसा आ जाएगा। देखो कैसे, न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर में जो दिया वैसा बनाने की कोशिश करो, d ऑफ 6t-1 अपॉन 6t-1 इंटीग्रेशन। अब तो वही चीज़ हो गया, जो नीचे है उसी का d है, तो ये तो सीधा अब आ जाएगा log e ऑफ ये जो दिया हुआ है 6t-1 है ना, और प्लस कांस्टेंट। लेकिन यहाँ जब d ऑफ 6t-1 करोगे तो ये क्या होता है, ठीक है, ये हो जाएगा d ऑफ 6t, 6 बाहर आ जाएगा 6dt माइनस d ऑफ 1, तो 1 में तो कुछ d मतलब हो गया चेंज, तो d ऑफ 1 में कोई चेंज तो हो रहा नहीं है, ये 6dt है, तो यहाँ पे आपको 1/6 से डिवाइड करना होगा, ये क्योंकि 6dt बन रहा है ये वाली चीज़, तो यहाँ 1/6 आ जाएगा, ठीक है ना, यही वही चीज़ यहाँ आ गई है, ठीक है। तो फार्मूला देखना भी आपको सीखना है। एक और एग्जांपल लें, ये cos x है, dx है, इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हो, sin x होता है, लेकिन मैं इसमें लिमिट्स ले रहा हूँ, 0 से पाई तक इंटीग्रेट करो। तो इसमें इंटीग्रेट करने के बाद अब कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कांस्टेंट लिखोगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें लिमिट पुट होती है 0 से पाई। इसमें करना ये होता है कि पहले ऊपर वाला लिमिट इसमें पुट कीजिए, तो ये क्या हो गया, साइन पाई प्लस सी, ठीक है, फिर माइनस साइन लगाइए, फिर नीचे वाला लिमिट उसमें पुट कीजिए, साइन 0 प्लस सी, तो साइन पाई 0 प्लस सी माइनस साइन 0 और प्लस यहाँ सी, तो ये सी कट गया, क्या हो गया आंसर 0, ठीक है ना। तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, सी हमेशा कट ही जाएगा, तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल में सी नहीं लिखते हैं। सिंपल समझ में आ गया, ऊपर वाली वैल्यू पुट कीजिए, नीचे वाली पुट कीजिए, नीचे सब्सट्रैक्ट, बीच में सब्सट्रैक्ट रहेगा हमेशा। ये 0 क्यों आ गया, एरिया अंडर द कर्व 0 से पाई, cos x में 0 आ रहा है, क्योंकि cos x का अगर आप ग्राफ देखोगे, cos x का मैं ग्राफ नहीं बताया, cos x का क्या होता है, 0 पे 1 होता है और ये ऐसा ग्राफ होता है, ये पाई है, तो जितना पॉजिटिव एरिया आ रहा है उतना ही निगेटिव एरिया आ रहा है। अच्छा, इंटीग्रेशन में मैं बताना भूल गया आपको, अगर ये है तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो एरिया है, मान लीजिए मैं यहाँ से लेके यहाँ के बीच का इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ, तो ये एरिया जो रहेगा एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ये पॉजिटिव देगा वो, और ये एरिया जो है एक्स एक्सिस के नीचे वाला ये निगेटिव देगा। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स का जो साइन होगा, तो अगर मैं यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ तक का एरिया निकालता हूँ, मान लीजिए बी है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, और ये माइनस ए से लेके 0 का एरिया क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो मैं अगर माइनस ए से बी का एरिया निकाल रहा हूँ तो दिस प्लस दिस होगा अरिथमेटिक सम, यानी ये निगेटिव के साथ रहेगा, ये पॉजिटिव के साथ रहेगा, और अगर ये बड़ा है तो पॉजिटिव होगा आंसर, और अगर ये छोटा है तो आंसर नेगेटिव होगा, और अगर दोनों इक्वल है तो 0 हो जाएगा। कॉस के केस में दोनों इक्वल होगा, इसलिए ये दोनों एरिया जुड़ के आपस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक फाइनल एग्जांपल, 0 से 2t मान लीजिए dt इंटीग्रेट करना है, तो 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 बाहर आ गया, t का t²/2, 2 कट गया, t²। अब इस पर लिमिट पुट होगी 0 से 2, मैंने प्लस सी नहीं लिखा है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, पहले 2 पुट कीजिए तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 पुट कीजिए तो 0 का स्क्वायर, 2 टू द 4 में से 0 गया 4 होगा इसका आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका मोटा मोटी बेसिक मैथमेटिक्स था। बेसिक मैथमेटिक्स को यहाँ पे विराम देते हैं।
अगर और किसी को कुछ पूछना है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी इतने से काम चलेगा। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग क्लास 11th में हैं और ये लेक्चर देख रहे हैं और अभी तक पूरा देख रखे हैं तो थैंक्स वेरी मच। वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि जो है मैं वीडियो कंटिन्यू करूँ, या फिर अगर स्टॉप करना है तो स्टॉप करेंगे फिर इसे। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताएँ। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एरर इन मेज़रमेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, मेज़रमेंट की बात करेंगे। फिज़िक्स में है तो मेज़रमेंट ही क्रक्स है, तो थोड़ा सा मेज़रमेंट पे बात करेंगे। स्टार्टिंग होगी अपनी सिग्निफिकेंट फिगर से। ठीक है।